ठीक है। अब अमाइंस बोलो या फिर यही चैप्टर पहले ऐसे था तुम्हारे बुक में, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ये चैप्टर पहले इस नाम से था, फिर जब तुम्हारा नया पोर्शन बना तो उसमें खाली इसने अमाइंस दिया। अमाइंस इसलिए दिया तुमको सिर्फ क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर थे इसमें अमाइन के साथ साथ NO2 ग्रुप भी इन्वॉल्व थे। मतलब जब ये चैप्टर था ना पुराने पोर्शन में, तो तुमको अमाइंस के भी प्रिपरेशन और रिएक्शंस थे और नाइट्रो के भी प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस थे। बट अब पोर्शन रिड्यूस करके उन लोग ने सिर्फ अमाइन का प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस दिए। कुछ बीच में दो चार NO2 के हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा तुम लोग को। और बाकी कोविड की वजह से जो और पोर्शन रिड्यूस हुआ है उसमें तो और ये कम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अमाइंस है क्या अपने को पता है ना, मैंने तुमको पहले भी बताया कि जब भी कोई NH3 होता है, नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, राइट। इस कंडीशन में इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, अमोनिया, सही है। और अगर ये गलती से NH4 कुछ बनाता है, राइट, या NH4OH या NH4Cl कुछ बना लेता है, तो इस फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया। बताया पहले, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखा होगा तुम लोग ने। ठीक है, तो जैसे ही 3 के ऊपर बॉन्डिंग जाएगी उसको डायरेक्ट हम लोग अमोनियम के फॉर्म में लिखेंगे। 3 के अंदर है तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अमोनिया। फिर इसका भी प्राइमरी सेकेंडरी फॉर्म होता है। जैसे जैसे नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को लूज करेगा और वहां पे कौन सा ग्रुप आएगा, देखो आर आर आर। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन अगर तीनों आर ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं तो ऐसे अमाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी अमाइन। ठीक, 2 R रिप्लेस होते हैं, एक H ऐसे ही बचेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। एक ही R ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और अमाइन का यही नेचर जो होता है वो 2 टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, आइसोमर्स देखो हम लोग ने 11th में पढ़ा था, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे 4-5 टाइप के आइसोमर्स थे, तो उसमें क्या आ रहा था, एक फंक्शनल आइसोमर आ रहा था। बट फंक्शनल आइसोमर की खास बात क्या होती है, किसी को याद है फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। सही है, तो जैसे मैंने तुमको वहां पे एग्जांपल भी दिया था, सपोज करो अपने पास ये अल्कोहल है अगर, राइट, और यही मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक मैं अगर ईथर बना दूं, तो इनका जब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो C2H6O, ये तो दोनों का वही है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। सही है, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर। सही है, राइट। एक प्रॉपर्टी मैंने तुमको और बताई थी मेटामर्स की। ये तो हो गए फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर एल्डिहाइड कीटोन में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ईस्टर में हो सकता है, फिर अल्कोहल एंड ईथर में हो सकता है, अल्कोहल और फेनॉल में हो सकता है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया था वहां पे, मेटामर्स। मेटामर्स याद है क्या होता है मेटामर?
हाँ, इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सही है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। बट सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप हैं वो कभी मेटामर नहीं हो सकते, जैसे OH, राइट है, ये कभी भी मेटामर नहीं बना सकता। और कौन से सिंगल, NH2 कीटोन बना सकता है मेटामर, क्यों, ये देखो, एक मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं ऐसे, और एक में इसी का मेटामर मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, सही है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 4, इसमें ऐसे कर लो, 5 कार्बन इसमें भी है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों साइड इथाइल थे, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड प्रोपाइल है एक साइड मिथाइल है, राइट, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटामर बोलेंगे। मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड बॉन्डिंग करते हैं ना, उनके पास एबिलिटी होती है क्या शो करने की, मेटामर्स। जैसे ईस्टर कर सकता है क्या, कर सकता है ना, यहाँ पे भी आर ग्रुप लगता है, यहाँ पे भी आर ग्रुप, तो शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कार्बोक्सिलिक कर सकता है क्या मेटामर, नहीं कर सकता क्योंकि इसके एक ही साइड आर ग्रुप होता है। ठीक है, एनहाइड्राइड कर सकता है क्या, आर सी डबल बॉन्डो ओ सी डबल बॉन्डो आर, यही होता है एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये कर सकता है। अब देखो नॉर्मल जो अमाइन है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये तो इसका प्राइमरी फॉर्म है, सेकेंडरी में क्या हो जाता है, एक ही हाइड्रोजन बचता है और 2 आर आ जाते हैं, टर्शरी में क्या होता है, एक ही एन बचता है और 3 आर आ जाते हैं, सही है, तो ये मेटामर शो कर सकते हैं। तो जो तुम्हारा अमाइंस है ना, वो तुमको मेटामर भी शो कर सकते हैं और फंक्शनल आइसोमर भी शो कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग आइसोमर बनाते क्यों है, क्या रीजन है, क्यों बनाते हो आइसोमर? एक्चुअली हम लोग नहीं बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल खुद अपने आप को अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, हम लोग तो खाली स्टडी करते हैं। अलग अलग आइसोमर इसलिए बनते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल अपने आप को खुद ऐसे अरेंज करता है ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो अगर तुम्हारे पास 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर्स हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, समझा, राइट है। 3 आइसोमर है, 4 आइसोमर है, तो उन चारों में से कोई एक बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, कोई एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, और 2 3 4 जो होंगे वो मॉडरेट होंगे। ठीक है, तो आइसोमर इसीलिए बनते ही हैं, मॉलिक्यूल खुद अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि उनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, समझा आइसोमर का कॉन्सेप्ट। अमाइन के केस में बोलो फंक्शनल आइसोमर, तो जैसे ये है अपने पास CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो और इसका देखो, सेम होगा क्या, C2 3 2 5 2 7 और N, सही है, C2H7N दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट एक कैसा है, प्राइमरी अमाइन है, और दूसरा कैसा है, सेकेंडरी अमाइन है, सही है। स्टेबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो सेकंड वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं, बताओ। सेटजिप्स का रूल याद है ना,
नहीं वैसे नहीं, सेटजेफ का रूल डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चीजें क्या होनी चाहिए, ज्यादा सराउंडेड होनी चाहिए। सही है। नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनता है। ठीक है, तो अगर छीनेगा इलेक्ट्रॉन तो इसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले से ये सराउंडेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सही है। मैं बोलूँ कि ये सोडियम है, सही है, और ये सोडियम, एक बार इसको मैं हाइड्रोजन से सराउंड कर दूं और एक बार इसको मैं Cl से सराउंड कर दूं, क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? क्लोरीन वाला ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी डोनर की है जबकि सोडियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये अनस्टेबल होगा। उल्टा इसको ऐसी चीजें चाहिए जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सके बाहर। सही है। नाइट्रोजन का एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी तक तो नॉमेनक्लेचर जो हम लोग देखते आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर नहीं है, बट नाइट्रोजन में एक नई चीज आती है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और तुमको बोल रहा है कि इसके मेरे को आइसोमर बना के दिखाओ, तो इसका आइसोमर मैं फंक्शनल ही बना सकता हूँ। फंक्शनल कैसे बना सकते हो तुम, एक बार इसको ऐसे दे दो, सही है, और एक बार इसको ऐसे दे दे। ठीक है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग नहीं बोल सकते। फंक्शनल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों की स्टेबिलिटी अलग होगी, और अगर तीनों की स्टेबिलिटी अलग है तो तीनों की केमिकल रिएक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और आइसोमर का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ही वही है, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी स्ट्रक्चर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तभी डिस्टर्ब होगी जब उसकी स्टेबिलिटी में चेंजेस आएंगे। सही है, राइट। तो हम लोग ऐसे फंक्शनल आइसोमर इसको बना सकते हैं। ये एक टाइप से मेटामर भी है, दिख रहा है क्यों? देखो, नाइट्रोजन के इस साइड 3 कार्बन थे, अब नाइट्रोजन के इस साइड 2 हो गए, 1 आ गया, फिर थर्ड वाले में नाइट्रोजन को तीनों साइड RR ग्रुप आ गया। तो ये मेटामर भी शो करते हैं और फंक्शनल भी, बट दोनों में ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है तुम्हारे पास, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो इनको मेटामर नहीं बोल के हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर शायद मैंने कुछ आइडिया दिया भी था तुमको पहले, जैसे अगर मान लो अपने पास, अब अमाइन को क्या लिखते हो तुम लोग, अमाइन को अमाइन ही लिखते हैं। तो 2 कार्बन है तो इथेन 1 अमाइन, सही है। तो इसके नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है, खाली दिक्कत कब आ जाती है, इस केसेस में, जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है, अब कैसे नाम लिखोगे इसको, ये कॉमन नेम है, इस साइड मिथाइल है, इस साइड इथाइल है, तो इसका कॉमन नेम मैं क्या लिखूंगा, इथाइल मिथाइल अमाइन। बट जब इसका अगेन हम लोग पेरेंट IUPAC के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो जो बड़ी वाली चेन है वो अमाइन के साथ पेरेंट में आ जाएगी, मतलब पेरेंट चेन क्या है इसके पास, इथेन अमाइन। सही है, ये जो मिथाइल है ये ज्वाइनिंग पे आ जाएगा, बट ये कौन से नंबर पे है उसके लिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं जानते हो, एन मिथाइल, कि ये मिथाइल डायरेक्टली किस पे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। ठीक है, अगर इस पे कहीं पे ज्वाइनिंग आता तो मैं नंबर डाल के लिखता कि 1 मिथाइल 2 इथाइल। ठीक है, बट जब इस पे आएगी ज्वाइनिंग तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा, एन मिथाइल। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे टर्सरी को नाम लिखना है, ऐसे कुछ दिया हुआ, तो अब तीनों मिथाइल में से, अब इसको मैं अगर कॉमनली लिखूं तो क्या लिखूंगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। सही है,
बट अगर इसका IUPAC लिखना है तो अपने को एक पेरेंट चेन चाहिए। अब पेरेंट चेन सब जगह सेम कार्बन है, तो किसी एक को ले लो, क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन। ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे एक मिथाइल है, इस नाइट्रोजन पे दूसरा मिथाइल है, तो हम लोग जैसे नंबर लिखते थे ना, खाली नंबर हटा के क्या लिखोगे, N, डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। जैसे अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि मेरे को स्ट्रक्चर को नाम लिखना है, तो तुम लोग क्या लिखोगे? ठीक है, दो कार्बन है, ये नाइट्रोजन, तो ये पेरेंट चेन में आ गया क्या, इथेन अमाइन, एन पे मिथाइल, ऐसा। कॉमन नेम क्या लिखते हैं इसका? ठीक है, कॉमन नेम हो जाता है इसका इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है। और ये फेमस स्ट्रक्चर तो तुम लोगों को पता ही है, क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन। ये यूज होगा, एनिसोल नहीं है, एनिलीन है ना। ठीक है, तो ये तो बार बार तुमको आएगा। सेम इसमें भी चीजें ऐसे आ सकती हैं जैसे मैंने तुमको बताया, यहाँ पे NCH3 लिख देगा ऐसे, NH। अब क्या हो जाएगा नाम, एन मिथाइल बेंजीन अमाइन लिखोगे, फेनाइल मत लिखो, बेंजीन अमाइन लिखो, नहीं तो डायरेक्टली तुम्हारे पास एक वर्ड है ना इसके लिए, एनिलीन। ठीक है। अगर एस, ये ये देखो, एनिलीन, एनिसोल, फिर अपने पास जो फेनॉल है, ये IUPAC में, IUPAC नेम्स नहीं है, कॉमन नेम्स है, राइट। लेकिन इनको कोई गलत भी नहीं करता है, तुम लिखते हो, ये नाम इतने फेमस हो चुके हैं कि इन्हीं नाम से इनको जाना जाता है। तुम एग्जाम में भी लिखोगे तो कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, खुद एग्जामिनर सही कर देते हैं। बहुत केसेस में तो एनिलीन नहीं लिखा रहता है तो गलत कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं पढ़ के आया, ऐसा कुछ। ठीक है, बट यही स्ट्रक्चर अगर मैंने मान लो ऐसे बनाया होता, तो तुम लोग क्या लिखते हैं इसको? ठीक है, अब क्या हो जाता है, 1 2, पेरेंट चेन तो यही है, 2 पे क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, एनिलीन। समझा? टॉल्विन अमाइन गलत हो जाएगा। टॉल्विन मैं कब बोलता हूँ, जब बेंजीन पे सिर्फ CH3 होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप भी था, टॉल्विन नहीं बोल सकते। ये ट्राइफेनाइल, फेनाइल अमाइन, ये तो कॉमन नेम है IUPAC में। किसी, हाँ, किसी एक को पकड़ लो, एनिलीन बोल दो किसी एक को पकड़ के, बाकी NN पोजीशन पे क्या है, डाई फेनाइल। सही है। डाउट है किसी को कुछ? बहुत बार ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो स्ट्रक्चर पहले देख लो, बाद में मैं कुछ स्ट्रक्चर दे दूंगा, तुम लोग अपने हिसाब से नेमिंग कर लेना उसका। ऐसे
सही है क्या? क्या लगता है बाकी लोग को? करेक्ट है? नहीं, ये नाम सही है। नहीं नहीं, देखो, एक नाइट्रोजन है और मिथाइल ग्रुप दो है ना, तो दो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे होंगे? इसी पे तो होंगे ऐसे। फिनाइल क्यों? ये ये डिराइव किससे हुआ है? ऐसे देखो, ये किससे डिराइव हुआ होगा? यहाँ पे दो NH2 रहे होंगे, सही है, और एक यही दोनों हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया? आर ने, सही है। तो ये डिराइव किससे हो रहा है? एनिलीन से ही डिराइव हो रहा है, ठीक है। खाली नई जगह पे क्या आ गई है इसके? N, डाई मिथाइल, ठीक है। सही है, ये फॉर्मेट ऐसे ही लिखोगे तुम लोग, क्योंकि ये एनिलीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो हम लोग इनको यही फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? डाउट है कुछ? चलें फिर, एक काम करो, ऐसे इंट्रोडक्शन डाल के, दिख रहा है क्या इतने पे? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन डाल के ये लिख लो, अमाइंस चैप्टर का नाम, नीचे इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स लिख लो, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे देखेंगे, और एक दो स्ट्रक्चर है और भी मैं कुछ देता हूँ, पहले इसको लिख लो, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर है, इनके नाम मुझे नहीं लगता ज़्यादा टफ होंगे, ट्राई कर लो फटाफट कर दे। इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर जो भी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अमाइन अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिससे बहुत सारे, तुम लोग ने सुना होगा, नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग जितने भी होते हैं, ये पॉलीमर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़, मतलब डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर का यूज़ अपने को पता है, अगेन पॉलीमर का यूज़ पता ही है, तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के हिसाब से ऐसी कंट्रीज जो अमोनिया का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करती है, वो उतनी रिच कंट्री मानी जाती है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली उनको ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, क्योंकि अमोनिया क्या है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट है। उसको लिक्विड फॉर्म में रखना भी एक टाइप का क्या है, टास्क है, राइट। उसका जार जैसे ही खुलता है ना, वो तुरंत एवोपरेट होने लगता है एटमॉस्फेयर में, तो उसको जमा करके रखना भी एक टाइप का टास्क है। तो जो कंट्री जितना ज़्यादा बनाती है, उसके हिसाब से हम लोग उसका डेवलपमेंट जज करते हैं। छोड़ो, वो तो बात की बात है, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब क्या आएगा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो पहले इसके प्रिपरेशन, फिर इसके रिएक्शन। बनाएंगे कैसे? सबसे पहला मेथड है इसका, दैट इज अमोनोलिसिस। जैसे हेलोजनेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, वैसे ही अमोनोलिसिस होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर मैं किसी RX को NH3 के साथ ट्रीट कर दूं, तो क्या बनाओगे तुम? क्या? RNH2 प्लस इसका H, एक हाइड्रोजन इसके X के साथ HX बन जाएगा, यही तो बनेगा। और हमको क्या बनाना था? अमाइन बनाना था, तो बन गया। सिंपल सा प्रोसेस है। बट अगर मान लो कि मेरे पास बेंजीन होता और इसमें मैं NH3 डालूं, तो क्या ये बेंजीन इस अमोनिया से रिएक्शन कर सकता है क्या?
नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि अमोनिया भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या? ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। सही है। और बेंजीन भी अपने आप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक, मैंने तुमको पहले भी बताया था, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इजीली देगा, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जल्दी नहीं देता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है, होगा, बट अपने को फिर कैटलिस्ट या फिर टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेयर एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अमोनोलिसिस जो मेथड है उसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि एराइल हैलाइड इससे रिएक्शन नहीं करते। समझा क्यों नहीं करते? ठीक, तो तुम अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हो तब तो ये अमोनोलिसिस पॉसिबल है, सेकेंडरी भी ले रहे हो तभी भी पॉसिबल है, बट अगर तुमने टर्शरी ले लिया तो ये टर्शरी के फॉर्म में भी रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता होगा जानते हो? अब अपने को प्रेडिक्टेड प्रोडक्ट क्या है कि बनना कुछ ऐसे चाहिए, यहाँ पे NH2 आ जाना चाहिए और बाहर HCl को जाना चाहिए। ये हमारा प्रेडिक्टेड प्रोडक्ट है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कौन बता सकता है क्या कोई? ठीक है, जैसे ही Cl यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है ना, इस पे क्या फॉर्म हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सही है, राइट। कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, और कार्बोकेटायन टर्शरी फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सही है। तो जैसे ही इस पे कार्बोकेटायन बनता है ना, अपनी स्टेबिलिटी की वजह से ये बाजू वाला जो हाइड्रोजन है ये भी निकल जाता है, और ये दोनों बीच में क्या कर लेते हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। सही है। तो ये कंपाउंड तुमको ऐसे दिखने लगेगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर क्या क्या गया मालूम है? NH3HCl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बाहर जाता है टर्शरी के केस में। समझा ऐसा क्यों हुआ? तो अमोनोलिसिस मेथड का ड्रॉबैक यही है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये रिजल्ट तुमको देंगे, बट टर्शरी भी नहीं देगा, और एरोमेटिक कंपाउंड भी अमोनोलिसिस का रिजल्ट नहीं देते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस मेथड की ये दोनों लिमिटेशंस है। चले, डाउट किसी को कुछ? ठीक है, काम करो, ये लिख लो फिर। बोलो सर। बिल्कुल बता सकते हो वापस। प्रोसेस था लास्ट चैप्टर में अपने पास। हम लोग कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, सही है। इसमें जब मैं 2 NH2 ऐड कर रहा था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2, तो क्या हो रहा था पहले रिएक्शन? वाटर बाहर निकल के यहाँ पे भी NH2 आ जा रहा था और यहाँ पे भी NH2 आ जा रहा था। सही है, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोल रहे थे क्या? थैलिक एसिड। अब इसके आगे जब इसको हम लोग थोड़ा सा हीट कर रहे थे तो ये यहाँ से NH3 को रिलीज कर दे रहा था। सही है, और यहाँ पे क्या बन जा रहा था? C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O ये। सही है, और इस बनी हुई चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे? थैलियमाइड। करेक्ट है, याद आया कुछ किसी को? ठीक है, अब अपने को यही मॉलिक्यूल से काम है एक्चुअली में। आगे का रिएक्शन तुम लोग मेरे को बताओगे, मैं खाली रिएक्शन प्रोसीड कर रहा हूँ, देखो तुमको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, मेरे पास एक थैलियमाइड है। ठीक, ध्यान से देखो इसको। एक थैलियमाइड का स्ट्रक्चर है, सही है, ऐसे ही बनेगा। इसमें अगर मैं KOH डाल दूं तो क्या बनाओगे इससे तुम लोग?
नहीं, ये किस में ब्रेक होगा? K प्लस ओ एच माइनस में, और ये ओ एच माइनस सोल्यूशन से क्या निकालेगा? H प्लस। तो बाकी मेरे पास बचा क्या? ऐसे दिखेगा, जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे K आ जाएगा बस, और क्या चेंज आएगा? ठीक, और वाटर बाहर चला जाएगा। फिर इसी चीज में अगर मैं RX का रिएक्शन कर दूं इस बने हुए चीज में, तो क्या होगा? ये K किसके पास है? राइट, K बाहर चला जाएगा X के साथ, सही है। ठीक, बाकी यहाँ पे क्या बचा अपने पास? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NR, सही है। अब तुम लोग सोचो कि इसमें अगर दो मॉलिक्यूल डाला जाए NaOH का, सही है, राइट, और मेरे को यहां से प्राइमरी अमाइन को बाहर निकालना है, तो बाहर क्या आएगा? Rn। अभी इस नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? दो, यहाँ पे दिख रहे हैं दो हाइड्रोजन, सही है। तो बाकी क्या बचा? ये एज इट इज बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, आगे और आगे क्या लिखूं मैं? ONA, सही है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ONA, समझा? ठीक है, मुझे बनाना क्या था? अमाइन का फॉर्मेशन चाहिए था ना। तो देखो, थैली अमाइड से मैंने प्राइमरी अमाइन बना दिया, सही है। ठीक, इस रिएक्शन में भी अगर इस R के जगह पे मैं बेंजीन लेता तो ये रिएक्शन पॉसिबल थी क्या? नहीं, क्योंकि ये R किसके पास जा रहा है? नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये R से रिएक्शन नहीं करेगा, राइट, जब तक कि इसके पास बेंजीन है। तो हमको नॉर्मल अल्काइल अमाइन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। इस रिएक्शन का भी जो लिमिटेशन है वो यही बोलता है कि एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, डाउट पूछो, किसको क्या डाउट है? NR इसलिए निकल रहा है क्योंकि देख, ये वाली जो स्टेप है इसमें क्या है? यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N और R, सही है। जब NaOH आएगा, NaOH एक ऊपर से और एक NaOH नीचे से, सही है। तो देख, जब मैं यहाँ से ये वाला H ऐसे निकाल दूंगा तो ज्वाइन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है, सही है। ONA यहाँ पे जुड़ जाएगा और ONA यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे पहले किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा था, सही है। लेकिन अब किसका रेजोनेंस हो रहा है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का। और जब भी सेम ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड अच्छा बनता है ना, सही है। तो दोनों ऑक्सीजन के एटम आ गए, तो इसके कंपेयर में ये ऑक्सीजन अच्छा बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है और ऑक्सीजन का अटैच हो जाता है, समझा? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ। हम लोग ने क्या जोड़ा इसमें? एल्काइल ग्रुप ही जोड़ा ना। किसमें जोड़ा? एल्काइलेशन ऑफ, किसमें जोड़ा तुमने? थैलियमाइड, सही है। हाँ, तो एल्काइलेशन ऑफ थैलियमाइड, इस ओवरऑल रिएक्शन को एक इस नाम से बोला जाता है, और दूसरा इसको एक बहुत फेमस नाम है, गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। तो ये इसी नाम से एग्जाम में आएंगे तुमको नेमिंग फॉर्म में, गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस या एक्सप्लेन द एल्काइलेशन ऑफ थैलियमाइड, समझा? तो जो पहले वाली स्टेप थी ना, थैलिक एसिड से थैलियमाइड बनाने का प्रोसेस, वो नहीं दिखाना है अपने को,
डायरेक्ट हमको थैलियमाइड ही लेना है और ये प्रोसेस करना, ठीक है। या तो तुम स्टेप्स में भी लिख सकते हो कि पहले स्टेप में मैंने KOH जोड़ा तो ये बना, फिर दूसरे स्टेप में इसमें RX जोड़ा तो ये बना, फिर इसमें 2 NaOH डाला तो ये, तो लगभग 3 स्टेप में होगी रिएक्शन। समझा स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे? तो अगर तुम अपने कन्वीनियंस के लिए लिखना चाहते हो तो वैसे लिख लो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा नोट बना के नीचे लिख लेना, एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। क्या करोगे, इस पे से लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग स्टेप के फॉर्म में लिखो तो और इजी रहेगा तुम। लास्ट टाइम मैंने तुमको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बताया था कि अगर अपने पास कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, राइट, इस पे जब हम लोग NH2OH का रिएक्शन करते हैं, NH2OH क्या होता है बताओ? हाइड्रोक्सी अमाइन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, ऐसे लिख दूं तो समझ में आएगा। और NH2OH यहाँ से क्या बाहर चला जा रहा था, वाटर, सही है। और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, RCH डबल बॉन्ड NOH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCR डबल बॉन्ड NOH, सही है, राइट। यहाँ पे भी वाटर बाहर चला जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑक्साइम, सही है। बट ऑक्साइम दो टाइप के होते हैं। एल्डिहाइड से जो ऑक्साइम बनता है दैट इज एल्डोक्साइम, और कीटोन से जो ऑक्साइम बनते हैं दैट इज कीटो ऑक्साइम, ठीक। राइट। अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई एल्डोक्साइम है और मेरे को इसको कन्वर्ट करना है अब अमाइन में, मतलब अमाइन के लिए चेंज तो इसमें ही आएगा खाली, बाकी सब कार्बन तो एज इट इज रहेंगे। ये किस में कन्वर्ट चाहिए मेरे को, यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे NH2 चाहिए। तो तुम इसके साथ क्या ऐसा करोगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, रिडक्शन, सही है। क्योंकि हमको पता है कि रिडक्शन के ही प्रोसेस में क्या होता है, सोल्यूशन में हाइड्रोजन आते हैं, और टोटल अपने को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, दिख रहा है, 3 4 4 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहला हाइड्रोजन आएगा तो वाटर बना के बाहर निकलेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो इस पे आ जाएगा, इस पे आने के बाद भी इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 इसके ऊपर, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक। तो कहीं भी अगर तुम्हारे सामने ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है एंड बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, राइट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकता है, बट इन केसेस में हम लोग सोडियम इथेनॉल का कॉम्बिनेशन लेते हैं। मेटल कोई भी क्या होते हैं, रिडक्टिव ही होते हैं। और इथेनॉल के साथ हम लोग क्यों ले रहे हैं मालूम है, इथेनॉल क्या है, C2H5OH, ठीक है। तो जब तुम इसमें Na डालते हो तो ये Na किससे बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन से, सही है। तो ये क्या रिलीज करने लगता है सोल्यूशन में फटाफट, हाइड्रोजन, समझा, क्लियर है। तो 4 हाइड्रोजन की अपने को ज़रूरत है, बट एग्जाम्स में वो देते नहीं है, तुमको ऐसे लिख के Na इथेनॉल दे देंगे। अब आगे का कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, तुमको कितने हाइड्रोजन चाहिए यूज़ करो और इसको फाइनली बनाओ किस में, अमाइंस में। क्लियर हुआ ये प्रोसेस सबको, ठीक है। देखो समझ में आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थर्ड मेथड है ये बनाने का। थर्ड मेथड में लिखो फ्रॉम ऑक्साइम, साइनाइड, अमाइड, नाइट्रो कंपाउंड, इन सबसे अपने को एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्साइम से देख रहे हैं, इसके नीचे साइनाइड से, फिर अमाइड से, फिर ब्लर दिख रहा है, लिखो फ्रॉम साइनाइड,
फ्रॉम साइनाइड, या फिर साइनाइड को क्या बोलते हो, नाइट्राइल्स। ठीक है, इस मेथड को हम लोग ना, ये एग्जाम में ऐसे आता है, ये पहले तो नहीं था, तुम्हारे नए वाले पोर्शन में इसको मेंडविस रिएक्शन करके बोलते हैं, मेंडविस रिडक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन है तो मे बी नेमिंग के नाम से ही आ जाए तुमको। क्या हुआ? क्लियर है अभी? देखो, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंडविस रिएक्शन। क्लियर है? साइनाइड कैसे होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन, वही Na इथेनॉल का रिडक्शन का कॉम्बिनेशन लेना है, 4 हाइड्रोजन देगा। क्या होगा देखो, 2 हाइड्रोजन इसके पास और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, ये उससे भी इजी है, दिख रहा है, 2 इसके पास 2 इसके पास, तो सिंपली प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अगर ये तुमको बेंजीन के साथ भी देता है तो ये हाइड्रोजन तो सिर्फ किसके पास जा रहे हैं, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के पास, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे 50 बेंजीन भी अगर लगे रहेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा इसे। प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है ना, क्या बनेगा, CH2 और NH2। ठीक, क्या नाम लिखोगे इसको, ये वाला जो बन रहा है प्रोडक्ट?